इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल कंबशन इंजन यानी आंतरिक दहन इंजन के बारे में। क्या होता है ये इंजन? Internal combustion engine is a type of engine in which heat is generated inside cylinder itself। यानी आंतरिक दहन इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसमें ईंधन का दहन वो सिलेंडर के अंदर ही होता है। जबकि आपको याद है पिछले लेक्चर्स में हमने आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में भी बताया था, जिसमें ईंधन का दहन इंजन के सिलेंडर में ना होकर बाहर किया जाता है। जैसे स्टीम इंजन यानी भाप इंजन। भाप इंजन में ईंधन का दहन इंजन का जो कंपोनेंट होता है सिलेंडर उसके बाहर किया जाता है। जबकि इंटरनल कंबशन इंजन में जो ईंधन का दहन किया जाएगा वो इंजन के सिलेंडर के अंदर ही किया जाएगा, यानी सिलेंडर के अंदर ही हीट को जनरेट किया जाता है। अब ये जो इंटरनल कंबशन इंजन है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑटो इंजन और दूसरा होता है डीजल इंजन। अब ऑटो इंजन की जो सबसे खास विशेषता है कि इसमें ऊष्मा का जो अवशोषण होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, यानी हीट इज एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक, यानी ऑटो इंजन में आइसोकोरिक प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है हीट के एब्जॉर्प्शन के प्रक्रिया में। समझ में आया? यानी जब ऊष्मा का अवशोषण होता है इस इंजन में तो उस समय जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में आयतन जो वर्किंग सब्सटेंस है उसका आयतन नियत रहता है। ठीक, या तो कहिए कि आयतन कांस्टेंट रहता है, V कांस्टेंट, या कह लीजिए कि आयतन में परिवर्तन यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? जीरो। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तभी तो वॉल्यूम में परिवर्तन चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा। तो ये इस प्रोसेस इस इंजन ऑटो इंजन की खास विशेषता है कि इसमें आइसोकोरिक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यूज होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। कब कांस्टेंट होता है? जब हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर? दूसरा प्रकार का इंजन है डीजल इंजन, जिसकी खास विशेषता यह है कि इसमें हीट का एब्जॉर्प्शन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। यानी कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यूज होता है? आइसोबारिक। आइसोबारिक मतलब समदाबीय प्रक्रम प्रयोग होता है जब हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, आइसोबारिक यानी समदाबीय प्रक्रम। तो ये इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस हुआ। ठीक है, इसमें समआयतनिक प्रक्रम और डीजल इंजन में समदाबीय प्रक्रम। आप लोगों को मैंने कार्नो इंजन के बारे में भी बताया था। कार्नो इंजन में हीट का एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, यानी उसमें आइसोथर्मल प्रोसेस यानी समतापीय प्रक्रम प्रयोग होता है। इसके बारे में जो मैंने इन तीनों इंजन के बारे में जो डिटेल में कंपैरिजन किया है वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नहीं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 1 और इवन सारे यूनिट्स के आपको नोट्स और वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके या प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक कर लीजिए, वो आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग आगे। इसमें हम लोग आगे केवल और केवल इंटरनल कंबशन इंजन के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी आज हम लोग मेनली ऑटो इंजन पढ़ेंगे। तो ऑटो इंजन के बारे में बेसिक चीज हमने आपको बता दिया। हीट इज एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी ऊष्मा का अवशोषण स्थिर आयतन पे होता है। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे ये देखिए ऑटो इंजन है। The auto engine in which heat is absorbed at constant volume. Most of auto engine using petrol as a fuel. Auto cycle which involves 4 strokes and hence it is also called 4-stroke engine. यानी इसे 4-stroke engine भी कहा जाता है क्योंकि इस पूरे इंजन में जो प्रोसेस होता है वो 4 साइकिल में होता है। ठीक है, उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए 4-stroke साइकिल यहाँ पे दिया गया है, यही ऑटो इंजन में यूज होता है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऑटो इंजन का सिलेंडर है। चारों प्रोसेस को मैं अभी समझा रहा हूं, पहले यहाँ पे ये कंपोनेंट पूरे समझ लीजिए। यहाँ पे 2 वॉल्व होते हैं, पहला वॉल्व होता है इनलेट वॉल्व और दूसरा वॉल्व होता है आउटलेट वॉल्व, और ये बीच में एक स्पार्क प्लग लगा होता है। ठीक, अब हम लोग क्रम से पढ़ते हैं चारों प्रोसेस में और आप लोगों को समझाता हूं। ये पहला प्रोसेस है चार्जिंग का। इस प्रक्रिया में जो इनलेट वॉल्व होता है ये खुल जाता है और इसी वॉल्व के सहारे पेट्रोल का वाष्प और हवा का मिक्सचर इस सिलेंडर में यहाँ पे अंदर चला आता है और इस दौरान ये पिस्टन नीचे की ओर खिसक जाता है। तो ये वाला प्रोसेस कहलाता है चार्जिंग। दूसरे प्रोसेस में ये इनलेट वॉल्व आई और आउटलेट वॉल्व ओ दोनों के दोनों बंद हो जाते हैं
और इस प्रक्रिया में ये जो अंदर में गैस का पेट्रोल वाष्प का मिक्सचर और जो हवा का मिश्रण है, ये इनको कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, इनका ये कंप्रेशन होता है। ये कंप्रेशन एडियाबैटिकली होता है, मतलब सडनली अचानक तेजी से होगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस है तो यानी इस प्रक्रिया में हीट कांस्टेंट होगा। इसका हीट कांस्टेंट होने का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी चेंज इन हीट क्या होगा, जीरो होगा। ये सभी प्रोसेस मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये आइसोथर्मल, साइक्लिक एंड साइक्लिक हो गया, और फ्री एक्सपेंशन, ये सभी चीज मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया हूँ। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, वहां क्रम से सारे वीडियोस हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये सब लेक्चर्स है। ठीक, तो इस प्रोसेस में ये इस प्रकार से होगा, यानी हीट अभी यहाँ भी नहीं जनरेट होगा या चेंज होगा। ठीक, तो ये अब उसके बाद ये प्रोसेस कहलाएगा कंप्रेशन। ये कंप्रेशन इतना फास्ट सडनली होता है कि इस कंप्रेशन की प्रक्रिया में भले ही हीट कांस्टेंट रहे, या यूं कह लीजिए चेंज इन हीट डेल्टा क्यू जीरो रहे या क्यू कांस्टेंट रहे, लेकिन इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। अब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे फिर तीसरे प्रोसेस पे। तीसरे प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ स्पार्क प्लग की सहायता से यहाँ पे इग्निशन कराया जाता है, ईंधन का दहन कराया जाता है। और इसी तीसरे प्रोसेस में इस ईंधन का दहन होगा, और जब दहन होगा तो अचानक तेजी से पिस्टन एडियाबैटिकली यहाँ पे एक्सपेंड करेगा। यहाँ पे एडियाबैटिकली कंप्रेस कर रहा था, दबाया जा रहा था, यहाँ पे एडियाबैटिकली एक्सपेंड करेगा। ठीक है, और एडियाबैटिकली एक्सपेंड करेगा तेजी से, और यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, और इसके बाद यहाँ पिस्टन तेजी से नीचे मूव कर जाएगा। और फिर उसके बाद जब ईंधन का पूरा दहन हो जाएगा तो जो अवशेष गैस बचे होंगे, जो जला हुआ, जो पेट्रोल, जो मिक्सचर गैस का बचा हुआ, वो आउटलेट वाल्व ओ से यहाँ बाहर निकल जाएगा, और ये चौथा प्रोसेस कहलाता है एग्जॉस्ट। ठीक, तो ये प्रोसेस आप लोग सभी याद रखिएगा। इन प्रोसेस के बारे में शॉर्ट नोट्स यहाँ पे है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मैं जल्दी से इसको बता देता हूं। पहला, चार्जिंग स्ट्रोक। ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक द इनलेट वाल्व आई इज ओपन एंड outlet valve O is closed, and the mixture of petrol vapors and air enter into the cylinder and the piston moves down। यानी इस चक्र में इनलेट वाल्व आई खुला रहता है तथा आउटलेट वाल्व ओ बंद रहता है, और पेट्रोल वाष्प तथा हवा का मिश्रण वाल्व आई से होकर सिलेंडर के अंदर चला जाता है, जिससे पिस्टन नीचे की ओर खिसक जाता है। दूसरा प्रोसेस है कंप्रेशन स्ट्रोक। During this stroke, the inlet valve I is also closed and the piston moves up. The mixture is compressed to high pressure and the temperature rises about 600 डिग्री सेंटीग्रेड। जो मैंने आप लोगों को समझाया वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। इस चक्र में इनलेट वाल्व आई भी बंद हो जाता है तथा पिस्टन ऊपर की ओर खिसकता है, जिससे हवा तथा पेट्रोल वाष्प का मिश्रण अधिक दाब पर कंप्रेस्ड हो जाता है और तापमान 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। तीसरा है वर्किंग स्ट्रोक। ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक ए स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड एट स्पार्किंग प्लग एस एंड कंप्रेस्ड मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर इग्नाइट्स, सो टेम्परेचर राइजेस अप टू अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इंक्रीजेस अप टू 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर and the piston is moves down and work is done by the piston। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस चक्र में स्पार्क प्लग एस के द्वारा पेट्रोल वाष्प तथा हवा के मिश्रण में दहन किया जाता है, जिससे तापमान बढ़ के 2000 सेंटीग्रेड तक तथा दाब बढ़ के 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब का 15 गुना तक पहुंच जाता है, जिससे पिस्टन कार्य करते हुए नीचे खिसक जाता है। लास्ट है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक द आउटलेट वाल्व ओपन्स एंड बर्न्ड गैसेस आर एग्जॉस्टेड आउट टू द एटमॉस्फेयर। इस चक्र में आउटलेट वाल्व ओ खुल जाता है और जली हुई अवशेष गैस सिलेंडर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब ये पूरे प्रोसेस का यहाँ पे पीवी डायग्राम बनाया गया है, यानी ऑटो साइकिल या ऑटो इंजन का यहाँ पे 4 स्ट्रोक साइकिल बनाया गया है, पीवी डायग्राम, जिसे हम लोग इंडिकेटर डायग्राम कहेंगे। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। एक्स एक्सिस पे लिया गया है वॉल्यूम यानी आयतन, वाई एक्सिस पे लिया गया है प्रेशर। अब यहाँ देखिए ए से बी तक जाने के प्रक्रिया में एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब इस प्रक्रिया के दौरान सिस्टम का हीट कांस्टेंट होगा, नियत होगा, या यूं कह लीजिए चेंज इन हीट डेल्टा क्यू जीरो होगा। ठीक है, अब जब बी से सी में जाएंगे तो बी से सी में रिलीज हो रहा है। रिलीज मतलब यहाँ पे जो
जो एक्स्ट्रा हीट है वो बाहर निकल जा रहा है, या यूं कह लीजिए जो बर्न गैसेस हैं जब बाहर निकल रहे हैं तब क्या ये प्रोसेस हो रहा है। और जब हीट रिलीज हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो इस प्रक्रिया के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है और कितना है वो V1 है। फिर उसके बाद C से लेके D तक में एडियाबैटिक कंप्रेशन है, यानी उसको सिलेंडर कंप्रेस हो रहा है एडियाबैटिकली। एडियाबैटिक प्रोसेस वही रुद्धोष्म प्रोसेस, इसमें हीट कांस्टेंट होने वाला है। और जब ये प्रक्रिया एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है तो सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो V1 से घटकर कितना हो जाता है V2। और इस प्रोसेस में जब हम D पे आते हैं, फिर D से वापस A पे क्या होगा, कंबसन होगा। कंबसन मतलब ये D से A वाला ही ये प्रोसेस है, जब वहां पे आग लगाया गया था, मतलब ईंधन का दहन किया गया था। तो जब ईंधन का दहन किया गया था तो इस दौरान भी जो है उस दौरान जब हीट का उसमें एब्जॉर्प्शन होगा तो उस दौरान भी वॉल्यूम V2 कांस्टेंट है और प्रेशर तेजी से बढ़ के वापस ये बढ़ जाएगा और ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और हम वापस A पे आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से इसका पीवी डायग्राम है। और ये नीचे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सक्शन और एग्जॉस्ट, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत एक्शन होते हैं। ये जैसे एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद यहाँ ये एग्जॉस्ट दिखाया गया है, फिर उसके बाद अगला साइकिल भी तो शुरू हो जाता है। तो एक साइकिल कंप्लीट, जैसे एक ही साइकिल पे अगर रोक दिया जाए तो आप यहाँ सी से क्या कर जाएंगे, एग्जॉस्ट कर जाएंगे और इससे बाहर निकल जाएंगे। बट ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है, तभी तो ये इंजन पूरा वर्क करेगा। तो इस प्रकार से ये इसका पीवी डायग्राम आप लोग बना लेंगे, ठीक। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसका इफिशियंसी कैलकुलेट करेंगे, दक्षता। तो इफिशियंसी ऑफ ऑटो इंजन, द इफिशियंसी इज गिवन बाय, जो इफिशियंसी का जनरल फॉर्मूला होता है जो हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिराइव किए हैं, वो होता है ईटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। अब Q2 क्या है, Q2 कितना हीट सिस्टम के अंदर दिया जा रहा है, ठीक है, यानी कंबसन, यानी जब ईंधन का दहन किया गया तो कितना हीट दिया गया। तो अब ये D से लेके A प्रोसेस है, यही तो है कंबशन का, दहन वाला। और ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है आइसोकोरिक, यानी सम आयतनिक प्रोसेस है। तो इसमें जो हीट जो दिया गया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हीट होता है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब यहाँ M क्या होता है, जो उसमें एयर जो मिक्सचर है ईंधन का उसका मास हो गया। सी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा। अब यहाँ पे ये प्रोसेस आइसोकोरिक है, स्थिर आयतन पे हो रहा है, तो इसको हम CV लगा देंगे, MCV डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर में चेंज, यानी TA माइनस TD। यानी जब यहाँ पे टेम्परेचर मान लीजिए TA है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, TD है, यहाँ पे टेम्परेचर TB है और यहाँ पे टेम्परेचर TC है। तो यहाँ पे TA माइनस TD, ये इतना हीट मिला, समझ में आया, इतना हीट दिया गया प्लस में। अब उसके बाद लास्ट में टोटल हीट तो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पढ़ाया भी गया है, टोटल हीट कभी वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। कुछ हीट का पार्ट रिलीज हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। वो कौन सा प्रोसेस है, वो B से C। और ये भी प्रोसेस आइसोकोरिक ही है, जो कि स्थिर आयतन V1 पे हो रहा है और इसमें टेम्परेचर का चेंज TB से कितना हो रहा है, TC का। तो यहाँ पे ये जो हीट Q2 होगा जो रिजेक्ट किया गया है वो MCV T डेल्टा T यानी TB माइनस TC होगा। M मैंने बता दिया मास ऑफ वर्किंग सब्सटेंस है एयर का। ध्यान रहे, फ्यूल जो होता है वो पेट्रोल होता है, फ्यूल होता है पेट्रोल, लेकिन वर्किंग सब्सटेंस एयर ही होता है, ठीक। अब यहाँ पे CV क्या है, CV है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस Q1 और Q2 को लेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगा 1 माइनस TB माइनस TC बटे TA माइनस TD। अब हमें क्या है, इनके बीच में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं ए, देखिए यहाँ पे देखिए, सिंस पॉइंट A एंड B, ये जो पॉइंट A और B है वो सेम एडियाबैटिक कर्व पे है। यहाँ पे देखिए सेम एडियाबैटिक कर्व पे है, यहाँ पे है पॉइंट A और यहाँ पे पॉइंट B और ये दोनों पॉइंट सेम एडियाबैटिक कर्व पे है। तो यहाँ पे पॉइजन इक्वेशन हम लोग लगाएंगे और वो पॉइजन इक्वेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम का लगाएंगे। आप ये वाला भी जानते हैं, PV के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पॉइजन इक्वेशन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, यानी P1 V1 के पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 के पावर गामा। ये तो प्रेशर और वॉल्यूम में है, इसी को जब आप इसमें आइडियल गैस इक्वेशन लगा के आप वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में करेंगे तो ये इक्वेशन बन के आता है। ये आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है शुरू में। तो TB V1 के पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू TA V2 के पावर गामा माइनस 1, क्योंकि पॉइंट B पे ये B के करस्पॉन्डिंग, जो TB के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1 और TA के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V2 है। अब ये सवाल उठता है कि गामा क्या होता है, तो गामा जो होता है वो स्पेसिफिक हीट्स का विशिष्ट उष्माओं का रेशियो होता है, यानी CP यानी
स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बटे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात होता है। इसी को एटॉमिसिटी यानी परमाणुकता भी बोला जाता है। अब इसी प्रकार का हम लोग इक्वेशन निकालेंगे पॉइंट सी और डी के लिए, क्योंकि ये भी सेम एडियाबैटिक कर्व पे है। तो उसके लिए ये Tc V1 के पावर गामा -1 इक्वल टू Td V2 के पावर गामा -1। अच्छा, इसका जनरल इक्वेशन टेम्परेचर में आप लिख लीजिएगा Tv के पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है। तो इस तरह से हम ये दोनों इक्वेशन को ये जो इक्वेशन 3 एंड 4 है, अब इससे हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन 3 और 4 को घटा दीजिए। तो घटाइए तो लेफ्ट हैंड साइड में ये Tb माइनस Tc V1 की पावर गामा -1 इक्वल टू Ta माइनस Td V2 के पावर गामा -1। ठीक है, इसको घटाइएगा LHS और RHS को सेपरेटली, तो यहाँ से हमें एक रेशियो मिल जाएगा Tb माइनस Tc अपॉन Ta माइनस Td इक्वल टू V2 बाई V1 के पावर गामा -1। अब यहाँ पे एक हम लोग नया एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे, रो, जिसे हम लोग कंप्रेशन रेशियो कहते हैं। ये रो का वैल्यू होता है V1 बटे V2। तो यहाँ पे अगर हम ये V1 बटे V2, ये V2 को इसके बटे में लाइए और यहाँ 1 करिए, तो ये आ जाएगा 1 बाई रो, या रो का वैल्यू यहाँ से V1 बाई V2 रखिए तो यहाँ V1 हो जाएगा, ऊपर V2, तो सेम इक्वेशन आएगा। अब ये जो रो है, ये एक प्रकार का ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसे हम लोग कहते हैं कंप्रेशन रेशियो। अब यहाँ से ये इस इक्वेशन 5 के वैल्यू को ले जाके अगेन आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, ये जो शुरू में ये हमने ये इक्वेशन 2, तो यहाँ से आपको ईटा यानी इफिशियंसी का फॉर्मूला मिल जाएगा, और वो मिलेगा ईटा इक्वल टू 1 माइनस V2 बाई V1 के पावर गामा -1 या 1 माइनस 1 बाई रो के पावर गामा -1। अब जनरली क्या होता है कि जब ऑटो इंजन बनाया जाता है तो रो की वैल्यू 5 नियर अबाउट रखा जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब उसका हम लोग इस प्रकार से उसका डिजाइन करते हैं कि अगर रो की वैल्यू आप 5 रखेंगे, रो इक्वल टू 5 बराबर V1 बाई V2, तो इसका मतलब हो गया V1 इक्वल टू 5 टाइम्स V2। यानी हम लोग उसको इस प्रकार से रखते हैं कि जब उसका इंजन वर्क करे, काम करे, तो जो पिस्टन फैलेगा तो वो अपने प्रारंभिक आयतन का 5 गुना तक ये फैलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस इंजन को सेट किया जाता है। रो की वैल्यू लगभग 5 ली जाती है प्रैक्टिकली, और गामा की वैल्यू 1.4 होती है। ठीक है, एयर के लिए, क्योंकि एयर वर्किंग सब्सटेंस है। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज को रखेंगे तो ये ईटा की वैल्यू 0.52 आती है, यानी लगभग आप परसेंटेज में देखेंगे तो इसकी इफिशियंसी 52% आती है। ये ऑटो इंजन की बात की जा रही है। आप लोगों को याद है जो इंजन वाला, जब मैंने हीट इंजन वाला जो लेक्चर पढ़ाया था, उसमें चारों इंजन का कंपैरिजन किया था। कौन कौन सा 4 इंजन? पहला स्टीम इंजन यानी भाप इंजन, दूसरा हम लोग कार्नो इंजन, तीसरा ऑटो इंजन और चौथा डीजल इंजन। चारों इंजन का कंपेयर किए थे और उसमें हमने आपको बताया था किसका इफिशियंसी कैसे घटते हुए क्रम में होती है। उसको आप लोग जरूर देखिएगा। वैसे आप लोगों को नॉलेज के लिए मैं बता दूं, सबसे ज्यादा इफिशियंसी होती है कार्नो इंजन की, फिर उसके बाद डीजल इंजन की, फिर उससे कम ऑटो इंजन की, और सबसे कम भाप इंजन स्टीम इंजन की होती है। कितना होती है इसके लिए आप लोग उस लेक्चर को देखिएगा। ठीक, तो इसमें बस इतना ही। अगले टर्न पे हम लोग डीजल इंजन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।